नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लिया था जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, और वो हमारा सारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आई होप आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं पहले बता देता हूँ आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि जितने भी एग्ज़ाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के फ्रेंड्स, आप उन चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर बनाना, बिकॉज़ वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो मैक्सिमम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। अगर एक्सरसाइज के मुकाबले में बात करूँ तो एग्जांपल्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए आप एग्जांपल्स के क्वेश्चन और मिसलेनियस के क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना। उन दोनों चीज़ों को तो आपको ज़रूर से ज़रूर बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप गौर करिएगा इन बातों पे, ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स बोलो, या मैं सीधा सीधा आपको बोलूं कि कुछ शॉर्टकट तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, जिस शॉर्टकट तरीका के बेसिस पे आप मेंस का क्वेश्चन या आपके 12th बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को कुछ चंद सेकंड्स में बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कोशिश करना है प्रैक्टिस करने का, बिकॉज़ अगर इन चीज़ों को आप दिमाग में रख लेते हो, प्रैक्टिस कर कर के आप इस पर परफेक्ट बन जाते हो, तो सीधी सी बात है आपके मेंस के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के आपके कम से कम समय में बन जाएंगे। और जो हमारा रेगुलर अप्रोच होता है, उस रेगुलर अप्रोच में हमारा टाइम लगता है ना। तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं जो आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, यह अप्रोच आपको क्या करेगा, आपके समय को कम कर देगा, आपके बनाने के टाइम को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाए, या आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है पिछले क्लासेस में, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे पूछा जा सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें, कैसे उतना टाइम हमें लगता था ना, उतना टाइम मेरा बर्बाद ना हो, कुछ से ही कुछ सेकंड में क्वेश्चन हमारा बन जाए, तो उसके लिए हमारा क्या अप्रोच होगा वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। आप इस वर्ड से फैमिलियर हो, आप लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर जब पढ़ा था तो वहाँ मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बहुत बार आपके सामने डिस्कस किया हुआ है इस टॉपिक को। डिटर्मिनेंट में भी जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ भी मैंने स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के बारे मैट्रिक्स के बारे में आपसे चर्चा किया था, उसके बारे में मैंने बहुत बार बताया भी है, ठीक है। तो कुछ वही चीज़ यहाँ भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक बार मैं उस चीज़ को रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको वहाँ बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करते हो, और अगर वो डिटर्मिनेंट एक ऑड ऑर्डर वाला होता है, तो हमेशा उसका वैल्यू क्या आता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो वही चीज़ मैंने इस बी नंबर पॉइंट में लिखा है, क्या, कि वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज़ ऑलवेज 0। तो आपने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सही में इसका 0 आता है कि नहीं। तो मैंने एक्सपेंशन करके दिखाया है और रिजल्ट कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। तो आपको जब ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा डिटर्मिनेंट पे ध्यान देना है। और डिटर्मिनेंट अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो सीधा सीधा देख लेना कि ऑड ऑर्डर वाला है या नहीं। अगर ऑड ऑर्डर वाला है तो उसका रिजल्ट 100% क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और पहचानने का तरीका आपको पता ही है कि डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, तो हमेशा 0 होता है। और जो भी डायगोनल के अपर ट्रायंगुलर पार्ट और लोअर ट्रायंगुलर पार्ट पे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको सेम विथ अपोजिट साइन दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब एलिमेंट तो वही दिखेगा बट उसके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये चीज़ पहचानने का था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट को, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि ऑड ऑर्डर वाला का डिटर्मिनेंट तो हमेशा 0 होता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में, लेकिन अगर इवन ऑर्डर रहा तो जी हाँ, इवन ऑर्डर का भी एक कंसेप्ट है, कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर,
ठीक है। अगर हम किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं और वो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, एक इवन ऑर्डर है, ठीक है, इवन ऑर्डर है, तो याद रखिएगा उसका जो वैल्यू निकलेगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, ये पक्का है, ठीक है। मतलब दो चीज़ तो समझ में आ गया कि इवन ऑर्डर वाला रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, और अगर ऑड ऑर्डर वाला रहा तो 100% उसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो मैंने एक एग्जांपल से दिखाया भी है यहाँ पे। ये हमारा एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है और आप देख सकते हो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और करस्पॉन्डिंग अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को आप देख सकते हो सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट अपोजिट साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हमने समझा कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। इसका जब मैंने एक्सपेंशन के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट किया तो कितना आया, 4 क्या है बच्चों, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इट मीन्स आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर क्या होता है, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आपको वैल्यू देता है, ठीक है। तो आई होप यह पहला वाला जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में से एकदम दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको बहुत जगह काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे इसको आप क्या करो, स्नैपशॉट ले लो इसका, या तो आप इस चीज़ को कॉपी पे मेंशन कर लो, लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बच्चों बात करते हैं अपने अब सेकेंड स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स का, या बोल सकते हो सेकेंड शॉर्टकट जो टाइप्स हैं हमारे उसका बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नाम दिया गया साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे नाम क्या दिया गया, साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, देखिए साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, या तो वो रोज़ वाइज या तो वो कॉलम्स के वाइज किसी न किसी साइक्लिक ऑर्डर में अवेलेबल होंगे, या वहाँ प्रेजेंट होंगे तो किसी न किसी साइक्लिक ऑर्डर में होंगे। मतलब वो किसी न किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें जो रो या कॉलम वाइज जो एलिमेंट्स देखना है, वो एलिमेंट्स में हमें ख़ास तौर पे नज़र कर ध्यान बैठा करके देखना है कि वो एलिमेंट्स किसी खास पैटर्न में आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ मैंने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइक्लिक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कुछ लिखे हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आपका कैलकुलेशन आसान हो सकता है। तो कैलकुलेशन आसान हो सकता है बोलने का मतलब कैसे हो सकता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ आपको देख करके कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि जब आप एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट जब आप बना रहे थे तो वहाँ आपने जब क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इन टाइप्स के क्वेश्चन में आप लोग ऐसा चीज़ देखे होंगे। आपको याद होगा कि वहाँ पे था 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, और वहाँ आपको प्रूव करने के लिए दिया गया था a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस सी, ठीक है। आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल हुआ होगा 1a क्यूब, 1b क्यूब, 1c क्यूब, ऐसे डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट्स मौजूद होंगे और उसका जो रिज़ल्ट आपको प्रूव करने के लिए दिया गया होगा वो दिया गया होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा रिज़ल्ट आपको दिया गया होगा प्रूव करने के लिए। तो वो सारे बच्चों स्पेशल साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स थे, ठीक है, वो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। लेकिन अगर बाय द वे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। देखिए जो पहला आपके सामने साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा है वो क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, एक पैटर्न समझने की कोशिश करना। आप क्या दिया गया है, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कैसे, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपके कॉलम्स के एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न में दिख रहा है, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर। इस पैटर्न में आपके तीनों कॉलम्स के एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक। तो अगर ऐसा आपको दिखाई देता है पैटर्न, ठीक है, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। अब आप बोल रहे हो रो वाइज क्यों, या तो कॉलम वाइज दिख रहा है। रो वाइज मतलब क्या, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर, ऐसे होगा। ट्रांसपोज कर दो ना, वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसा आपको दिखाई देता है तो उसका रिजल्ट आप याद रखिएगा कैसे लिखते हैं। देखिए आप ध्यान से रिजल्ट कैसे लिखें। इससे अल्फ़ा बीटा गामा है ना, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा, तो याद रखिएगा रिजल्ट कैसे लिखा था इसका, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फ़ा। इस साइक्लिक फॉर्म में हमारा चलता है। कैसे, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, मतलब 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1। इस फॉर्म में आपका देख सकते हो ये एलिमेंट्स, मतलब आंसर के फॉर्म में हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस फॉर्म में।
अगर ये पैटर्न ऑफ द एलिमेंट्स आपको दिखाई देता है तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसका एलिमेंट है 1, ठीक है, 2 4, फिर 1 3 9, फिर 1 4 और 16। ये आपसे मैंने पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैंने आपको 4 ऑप्शन मान लो दे दिया, ठीक है। अब उस 4 ऑप्शन में से मैंने पूछा कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। सीधा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आ गया। अब आप क्या करोगे, सर इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं एक्सपेंशन करके, ठीक है। करो, टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो इन चीज़ों के पीछे, तो आपको देखते ही कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में आएगा। क्या आप देख सकते हो, 1 2 का स्क्वायर है, 1 3 का स्क्वायर है, 1 4 का स्क्वायर है। मतलब इस वाले चीज़ को ये फॉलो कर रहा है। तो मैंने क्या बता, अगर ऐसा है तो आप खुद समझ लो ये अल्फ़ा बीटा गामा का काम कर रहा है ना। तो रिज़ल्ट कैसे निकालेंगे बाबू, अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब 2 माइनस 3, ठीक है। बीटा माइनस गामा मतलब 3 माइनस 4, गामा माइनस अल्फ़ा मतलब 4 माइनस 2। तो सीधी सी बात है, आंसर कितना आएगा बाबू, -1, ठीक है, -1, और ये कितना आएगा 2। तो रिज़ल्ट कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। ये मैंने करके दिखाया, मन में ही कर लेना। 2 माइनस 3 मतलब -1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -1, -1 इंटू -1 कितना हो गया +1, और 4 माइनस 2 का मतलब 2, 2 1 जा 2। डायरेक्ट आप मुंह से ही आंसर बता सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखिएगा, उस प्रॉपर्टी के फॉर्म में आपको दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो आंसर आप एक्यूरेटली निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो घर में एक्सपेंशन करके देख सकते हो, रफ में आपको आंसर के तौर पे 2 ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम बात करते हैं एग्ज़ाम। ये आपको जो बी नंबर दिखाई दे रहा है, उस बी नंबर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ क्या पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हो क्या है पैटर्न, 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, 1 गामा स्क्वायर गामा क्यूब। मतलब यहाँ भी एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। कॉलम वाइज देख सकते हो आप ध्यान से, 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, 1 गामा स्क्वायर गामा क्यूब। इस टाइप के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, अगर ऐसा दिखाई दे रहा तो क्या करें, हो सकता है कॉलम वाइज दिखाई दे, नहीं तो रो वाइज। ऐसे भी 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, 1 गामा गामा क्यूब, ठीक है ना। ऐसे 1 गामा स्क्वायर गामा क्यूब ऐसा दिखाई दे सकता है, ठीक है। आप ट्रांसपोज कर ले, वही चीज़ दिखाई देगा। मैं बार बार ट्रांसपोज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ऐसा दोनों आपस में इक्वल होता है। जब इक्वल होता है तो कॉमन सी बात है, आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो सारे जो कॉलम के फॉर्म में ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है वो रो के फॉर्म में हो जाएगा। जो आंसर उसका आएगा वही आंसर उसका आएगा, बिकॉज दोनों सेम होता है। तो अब सीधा सीधा बात है, अब ऐसे दिया गया हो चाहे ऐसे दिया गया हो, पैटर्न आपको ध्यान देना है क्या है, 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, 1 बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, 1 गामा स्क्वायर गामा क्यूब, है ना। तो इसका क्या खास बात है इस प्रॉपर्टी में, वो देख करके आपको समझ में आ गया। तो इसका रिजल्ट भी ध्यान दीजिए क्या है। इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें अब ध्यान दीजिए एक एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ जाता है। क्या, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा है ना, तो हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा पार्ट और आएगा क्या, जैसे सब्ट्रैक्ट अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा करके लिख रहे थे, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में एक और टर्म आएगा, वो क्या आएगा, अब यही चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। बस इस चीज़ को एक चीज़ बढ़ा देना है इस वाले केस में, तो आपका आंसर मिल जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं यहाँ फिर से एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, मान लो 1 a स्क्वायर a क्यूब, 1 b स्क्वायर b क्यूब, 1 c स्क्वायर c क्यूब, ठीक है। इसका आंसर आप खुद समझ सकते हो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a माइनस बी, ठीक है, b माइनस c माइनस a, है ना। उसके बाद ab प्लस bc प्लस c, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से आंसर लिख सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। हो सकता है ऐसा नहीं दे करके आप क्वेश्चन एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने यहाँ लिखा है ना 1 4 8, ठीक है, 1 1 1 1 9 27, ठीक है। चलिए अब देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, 1 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 1 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 1 3 का स्क्वायर, ये क्या है बच्चों 3 का क्यूब। तो देख करके आपको समझ में आ गया पैटर्न, सीधा सीधा आंसर लिखो।
क्या लिखोगे? अब देखो ध्यान से, अब पैटर्न को ध्यान से देखो तो हमको एक चीज़ समझ में आना है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो कैसे, ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। क्या है बच्चों? ये हमारा 1, ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है। ये क्या है? 1, ये है 3 का स्क्वायर और ये है बच्चों 3 का क्यूब। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, अल्फ़ा बीटा गामा कौन है। तो यहाँ अल्फ़ा कौन है बच्चों? यहाँ अल्फ़ा है हमारा 2, बीटा कौन है हमारा 1 और गामा कौन है बच्चों 3। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 4 - 1 1 - 9 करना शुरू कर दिए, जी नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। ध्यान से देखिएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर है, ये गामा स्क्वायर है, ये अल्फ़ा क्यूब है, ये बीटा क्यूब है, गामा क्यूब है। अब आपको करना क्या है? अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा। तो हमको ढूंढना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा गामा है कौन। अब आपको समझ में आ गया अल्फ़ा बीटा गामा कौन है, तो बस सीधा सीधा काम करो। अल्फ़ा माइनस बीटा 2 - 1 2, बीटा माइनस गामा 1 - 3 मतलब -2, ठीक है। सॉरी, अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब 2 - 1 1, बीटा माइनस गामा मतलब 1 - 3 मतलब -2 और गामा माइनस अल्फ़ा का मतलब 3 - 2 मतलब 1 और इनटू अल्फ़ा इंटू बीटा 2 प्लस बीटा इंटू गामा मतलब 1 × 3 3 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा मतलब 3 × 2 = 6। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो ये कितना आएगा? -2 और यहाँ 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 गुना -2 कितना आ गया बच्चों? -22। तो हमारा आंसर कितना आया? -22। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे तो इस चीज़ को सॉल्व भी करके देख लेना एक्सपेंशन के बेसिस। चलिए मैं करके दिखा भी देता हूँ एक क्वेश्चन ताकि आपको तसल्ली मिल जाए, है ना। ये इसका आंसर कितना है बच्चों? प्रॉपर्टीज़ हम लोग निकालें तो इस वाले कंसेप्ट से निकाला तो हम लोग कितना है आंसर? -22, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए मैं आपके थ्रू उसको सॉल्व करके निकालता हूँ एक्सपेंशन से, है ना। चलिए तो एक्सपेंशन में मैंने बताया था एक्सपेंशन करने की कोशिश करना, जब 1 1 1 दिखाई दे तो कोशिश करना 0 बनाने का, ठीक है। चलो मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ यहाँ पे, क्या R1 टेंड्स टू R1 - R2, ठीक है, और R2 टेंड्स टू R2 - R3। मैंने बताया था जितना हो सके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, ठीक है। चलिए तो ये 0 बनाने का काम करना जब भी 1 दिखाई दे तो, ठीक है। 1 माइनस सॉरी कॉलम होगा ना, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा ना, C1 टेंड्स टू C1 - C2 और C2 टेंड्स टू C2 - C3। चलिए तो C1 में क्या चेंज आएगा? 1 - 1 0, 4 - 1 मतलब 3, 8 - 1 का मतलब 7, 1 - 1 का मतलब 0, 1 - 9 का मतलब -8, 1 - 27 का मतलब -26, ये 1 9 और 27, ठीक। तो एक्सपेंशन अलॉन्ग हम लोग कर देते हैं बच्चों R1, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 को लेंगे ढकेंगे, ये -26 × 3, ठीक है। तो 26 × 3 कितना होता है? 3 6 18, 3 2 6 7, तो -78, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? +56। तो 78 और 56 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? 2 और ये कितना आ जाएगा? 2 और ये आपका हो गया -22। तो आप देख सकते हो बच्चों रिज़ल्ट कितना आया हमारा? -22, है ना। तो आप लोग एक चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्म में अगर एलिमेंट्स होते हैं तो हम रिज़ल्ट को किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप वही रिज़ल्ट आया है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इससे कैलकुलेशन आपका सिंपल होगा। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। यहाँ तो 1 था तो चलो प्रॉपर्टीज़ हम लोग बना के कर लिए, नहीं होता तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग C नंबर प्रॉपर्टी का, वो भी ध्यान दीजिएगा आप, है ना। C नंबर प्रॉपर्टी क्या है? C नंबर प्रॉपर्टी में आपको दिखाई दे रहा होगा अल्फ़ा स्क्वायर फिर बीटा इंटू गामा, ठीक है। फिर क्या है? बीटा स्क्वायर गामा इंटू अल्फ़ा, फिर क्या है? गामा स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ क्या हुआ समझ में नहीं आया, लेकिन रिज़ल्ट तो भैया वही चीज़ है जो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ठीक है। कुछ नहीं है बच्चों, सेम वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि यहाँ 1 1 1 था, यहाँ 1 1 1 नहीं है, बाकी वही चीज़ है, अल्फ़ा स्क्वायर है, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब नहीं है, बीटा क्यूब नहीं है और गामा क्यूब नहीं थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, यहाँ समझने का आप कोशिश करना। अल्फ़ा है, बीटा है और हमारे पास क्या है? गामा है, ठीक है। तो पहले क्या है? अल्फ़ा, फिर क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर, यही है और इसी का क्या है? स्क्वायर है। तो जी जो लेते हैं और जिसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, उसको छोड़ करके उसके जस्ट सामने वाला, मतलब दोनों चीज़ आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। देख सकते हो अल्फ़ा लिया, अल्फ़ा का स्क्वायर हम लोगों ने लिया,
तो अल्फ़ा को छोड़ करके उसके जस्ट अपोजिट में जो चीज़ दिख रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा। देखो वही चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। चलो उसके बाद आ जाते हैं। मान लो अब हम यही चीज़ बीटा लेते हैं तो इसी का स्क्वायर हुआ, ठीक है। बीटा है, बीटा का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में देखो कौन है, गामा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। देखो आप ध्यान से, गामा इंटू अल्फ़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर अब गामा लिया हम लोगों ने और गामा कहीं क्या कर दिया, स्क्वायर, तो इसके अपोजिट में देखो कौन है, अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो देखो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो या तो ऐसा दिखाई दे एलिमेंट्स, या तो इस फॉर्म में दिखाई दे एलिमेंट्स। रिज़ल्ट क्या होता है बच्चों, तो यहाँ आपको अल्फ़ा बीटा गामा पता है, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो क्या, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। हो सकता है इस अल्फ़ा बीटा गामा की जगह ए बी सी करके आपको दे दे, या एक्स वाई जेड करके आपको दे दे। तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे चीज़ों को आपको समझ करके चलना है। इस टाइप के फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट आपको दिखाई देता है बना हुआ, तो इन रिज़ल्ट्स को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें और भी दो प्रॉपर्टी है, तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लो। तो साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट का दो प्रॉपर्टी और मैं बता दूंगा, मतलब डी और ई नाम का प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा, तब जा करके हमारा साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इनसे रिलेटेड एक चीज़ और भी सीखेंगे, और वहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखें हम लोग मेंस में कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो आज का थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा रहेगा। नेक्स्ट जो क्लास हम लोग देखेंगे वहाँ पे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्हीं चीज़ों के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें। चलिए बच्चों, बात करते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट का, ये लास्ट का 4 प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब में खास बात आपको नज़र आएगा, जब हम लोग सब चीज़ पढ़ लेंगे तो खास बात आपको नज़र में आएगा, ठीक है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अब एक और टाइप का जो एलिमेंट्स हमारा किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो सकता है, वो सीक्वेंस क्या है, ध्यान दीजिए। वो सीक्वेंस हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये है हमारा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। फिर क्या है, बी सी ए बी सी, फिर क्या है, सी ए बी सी। मतलब अगर मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसके जस्ट बगल में ध्यान दीजिए क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए ले रहा हूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अगर मैं बी ले रहा हूँ तो फिर इसके अपोजिट में जो दिख रहा है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं सी ले रहा हूँ तो इसको छोड़ करके, ठीक है, सी लेने के बाद इसके जस्ट अपोजिट में जो दिख रहा है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए लिया मैंने तो इसके अपोजिट में बी सी दिख रहा है, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी। फिर अगर मैंने बी लिया तो इसके अपोजिट में सी ए, फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं सी ले रहा हूँ तो इसके अपोजिट में ए बी, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ये पैटर्न दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, जैसे सब में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होता था, वो चीज़ तो है ही, बस इसमें एक्स्ट्रा में क्या होगा, ये ए बी सी लास्ट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ए बी सी इंटू में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी प्रॉपर्टी देखा अभी तक, सब में एक खास बात है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, ठीक है। कभी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए था सिर्फ, ठीक है। किस में था याद कर लीजिएगा, पहले वाले प्रॉपर्टी में, ठीक है। फिर किसी में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए था, बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था, तो वो लास्ट का दो प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें था, ठीक है। इस वाले प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, तो ए बी सी है सिर्फ एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई में, बाकी वही ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी है, ठीक है। सेम यही रिजल्ट देखिए यहाँ भी है, किस में, इस बार क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर ए क्यू। हम लोगों ने पढ़ा था 1, ठीक है, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 बीटा स्क्वायर, 1 गामा स्क्वायर, तो उसका वैल्यू होता था ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस, याद है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। ध्यान देना, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर क्यूब सी क्यूब ऐसा रहा, तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, फिर वही ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और फिर ए इंटू बी इंटू सी, इसका भी वही रिजल्ट होगा। देखो इस चीज़ को चाहे तो आप समझ भी सकते हो। इस फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, ए बाहर निकल गया। सेकेंड रो में क्या कॉमन है, बी बाहर निकल गया। तीसरा रो में क्या कॉमन है, सी बाहर निकल गया। अब क्या बचा अंदर में, सोचो,
1a² 1bb² 1cc² और 1a² 1bb² 1cc² का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस यही होता है ना। तो देखो वही चीज़ आ गया, ऐसे भी आप सोच सकते हो, है ना। चलिए उसी तरह से आप देख सकते हो एफ नंबर में क्या है? 1a² 1bb³ 1cc³। यहाँ पैटर्न आपको ध्यान देना है, क्या है? 1a² 1bb³ 1cc³, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा फिर से वही a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, और बस एक्स्ट्रा में आप क्या हो जाएगा इस बार a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, रिमेंबर करके रखना है। इस टाइप के साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट को आपको ध्यान रखना है, ध्यान में, ठीक है। अगर ध्यान में रखते हो तो आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर लास्ट आप देख सकते हो, लास्ट क्या है हमारा? लास्ट हमारा साइक्लिक फॉर्म ध्यान से देखिएगा, ए बी और मान लो मैंने सी लिया। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ऐसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में पहले ए फिर बी फिर सी, ए बी सी, फिर क्या है? पहले बी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज देखो, पहले मैंने ए लिया, फिर दूसरा में बी आया, तीसरा में क्या आया? सी आया। अगर इस बार बी लेता हूँ फर्स्ट में, तो फिर दूसरा क्या आएगा? सी, और तीसरा क्या आएगा? ए। देख लो बी सी ए। और अगर इस बार फर्स्ट में मैं सी लेता हूँ तो सी, फिर कितना आएगा बाबू? ए, फिर तीसरा नंबर में कौन आएगा? बी, तो सी ए बी। अगर इस फॉर्म में आपको दिखाई दिया एलिमेंट्स अरेंज हुआ तो समझ लेना इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस में ब्रैकेट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और आपको याद होगा इस चीज़ का फार्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। इसका रिजल्ट होता था क्या? -1/2 हाफ, है ना, -1/2 a प्लस बी, ये माइनस का माइनस ले लिया, और इस चीज़ का रिजल्ट क्या होता था बच्चों? इस चीज़ का रिजल्ट होता था 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में फिर से देखिए वही आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ का फार्मूला होता था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो उसी चीज़ की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। लेकिन अब होता क्या है, दिमाग में बच्चों का ये चलता है कि इतना सारा कैसे याद रखे साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो जितना याद रख पाते हो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करना याद करने का। बाद बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं इसका भी एक सुपर ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में बाय द वे अगर आपको किसी कारण से ये साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट नहीं याद रहता है तो इसके लिए भी मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, जिस तरीके से आपको साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा जिसके बेसिस पे आप आराम से बता सकते हो कि आपका आंसर कौन होगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड तो, ठीक है। बाद बाकी साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट कोशिश करना आप याद रखने का। अगर ये चीज़ आप कोशिश करते हो याद रखने का तो इससे आपको दो फ़ायदा होगा। पहला कि किसी कारण से इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको प्रूव करने के लिए कहीं दे दिया, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। आपको रिज़ल्ट याद रहेगा कि चलो ठीक है मुझे रिज़ल्ट याद है कि क्या आने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डायरेक्ट यही चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव पे आपको उठा करके पूछ दे अगर, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा, है ना। अगर सिंपल यही अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उठा करके ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ दे, यहीं पे ABC ना करके अगर अल्फ़ा बीटा गामा दे दे, कभी XYZ दे दे, ठीक है, इस टाइप से अगर कभी आपको दिखाई दे दे तो सीधी सी बात है इन चीज़ों के बेसिस पे आपका कहीं ना कहीं टाइम बहुत बच जाएगा, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको याद रहता है तो, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज़ है, ठीक है। कॉमन तो हर चीज़ में है ही, बस आपको याद रखना है कब A प्लस बी प्लस सी होगा, कब A इंटू बी इंटू सी होगा, कब AB प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, ठीक है। और ये तो सबसे हटके है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में अलग से रख लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे, है ना। लेकिन यही चीज़ आपका मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में जो हमारा आएगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन को एक और सुपर डुपर ट्रिक बताऊंगा जहां आप आसानी से इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना आप कि ये वाला प्रॉपर्टी जो मैंने बताया है, ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताया है, ठीक है, ये सिंपल इस टाइप को जो दिख रहा है ध्यान देना, ये वाला और पहला जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था, पहला दूसरा और तीसरा, वो 3 प्रॉपर्टी और ये 2 प्रॉपर्टी आप ज़रूर याद रखने का कोशिश करना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बहुत जगह पे, सॉरी ये वाला भी, ठीक है, बहुत जगह पे आपको इस्तेमाल होगा, पहला वाला, दूसरा वाला और ये 3, ठीक है। ये कम से कम आप ज़रूर कोशिश करना याद रखने का, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो
तब तक के लिए फ्रेंड्स आज अलविदा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहाँ बात करेंगे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एक सिंपल सा ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रिक जो हर जगह पे आपको यहाँ पे काम देगा प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन में, जो कि ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, प्रॉब्लम आने पे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।